नमस्कार मित्रों, मैं बालेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अब अपने टॉपिक की ओर। आज का जो अपना टॉपिक है वह है भारतीय संविधान के भाग। आज हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान के भागों के बारे में। यदि हम बात करें भारतीय संविधान के भागों की, तो भारतीय संविधान के भागों को मुख्यतः भारतीय संविधान का विषय वस्तु कहा जाता है। अब इसे भारतीय संविधान का विषय वस्तु क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी हम भारतीय संविधान के भागों की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भागों के माध्यम से हमको यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होगा। इसीलिए क्या होता है, भारतीय संविधान के भागों को भारतीय संविधान का विषय वस्तु कहा जाता है। यदि हम बात करें 1935 के भारत शासन अधिनियम की, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 14 भाग हुआ करते थे। लेकिन जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ तो भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 22 भाग हुए और इन्हीं 22 भागों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम में 1935 के भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 14 भाग थे। 1935 के भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 14 भाग थे। और वहीं जब हम मूल संविधान की बात करते हैं तो भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 22 भाग हैं। भारत का जो मूल संविधान है, भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 22 भाग हैं और इन्हीं 22 के 22 भागों की आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाग 1 की। भाग एक में क्या लिखा हुआ है? तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। किसका? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 का वर्णन संविधान में कहां से कहां तक किया गया? तो भाग 1 यानी कि संघ एवं राज्य क्षेत्रों का जो वर्णन किया गया वह भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 से 4 के मध्य किया गया है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 1 से 4 के मध्य भाग 1 का उल्लेख किया गया है। यदि हम बात करते हैं अनुसूची 1, अनुच्छेद 1, भाग 1, सभी में संघ और राज्य के बारे में चर्चा की गई है। यदि हम बात करें अनुच्छेद 1 की, तो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और वहीं अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश उनकी स्थापना की शक्ति संसद को दी गई है। और अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। और जो अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 4 कहता है नए राज्यों का प्रवेश एवं उनकी स्थापना साधारण बहुमत से की जाएगी। ये कुछ लिखा हुआ है भाग 1 के अंतर्गत। अब हम लोग बात करते हैं भाग 2 की। क्या? भाग 2 दूसरा जो पॉइंट आता है वह आता है भाग 2। भाग 2 में क्या उल्लेख किया गया है? तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। किसका? भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। जो भारतीय नागरिकता है वह किस प्रकार प्राप्त की जाएगी, इसके बारे में जो उल्लेख मिलता है वह हमें भाग 2 में मिलता है। भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, किस प्रकार भारतीय नागरिकता का त्याग किया जाएगा, इसकी जो जानकारी हमें मिलेगी भाग 2 में मिलेगी। और भाग 2 का जो उल्लेख है
भाग 2 का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य, अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य भाग 2 यानी कि नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 यानी कि नागरिकता का उल्लेख किया गया है। यदि हम बात करें भारतीय संविधान में जो नागरिकता ग्रहण की गई है, भारतीय संविधान में नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान है वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहाँ से? भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और यदि हम बात करें भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान में जो भारत की नागरिकता है वह किस प्रकार की होगी? तो क्या है, भारत की जो नागरिकता है, भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। और वहीं यदि हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, वहीं यदि हम बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता का प्रावधान है। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा आदि में दोहरी नागरिकता का प्रचलन है। अब हम लोग बात करते हैं क्या? भाग 3 की, संविधान के भाग 3 की। भाग 3 में क्या उल्लेख किया गया है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जो मुख्यतः संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यदि हम बात करें भारत में जो मौलिक अधिकार लिए गए वह किस देश के संविधान से लिए गए? तो भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भाग 3 के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 आदि की जानकारी जब हम भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो इसके माध्यम से लेंगे। अगली यदि हम बात करें चौथे नंबर में आता है भाग 4। भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। किसका? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा। डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में भाग 4 में उल्लेख किया गया है। और जब हम भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य किया गया है। इसका जो उल्लेख किया गया वह संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी या ये कहें संविधान के भाग 4 का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य किया गया है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य किया गया है। और वहीं यदि हम बात करें ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और वहीं यदि हम बात करते हैं 5 नंबर में, तो 5 नंबर में बात आती है भाग 4 का। भाग 4 के का में किसका उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 का यानी कि ये जरूर कहीं ना कहीं संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है।
क्या हुआ, इसमें 4 का लग गया, यानी कि ये जो का जुड़ा वह कहीं ना कहीं संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो क्या होता है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 5वें नंबर पे हम बात करते हैं भाग 4 का। भाग 4 का भाग 4 के का में किसका उल्लेख किया गया है, तो भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। मौलिक कर्तव्य, भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं, जो कि जब हम संविधान पढ़ेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 51 के का में उल्लिखित है। कहाँ पर उल्लिखित है, तो अनुच्छेद 51 के का पर। तो भाग 4 के का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, तो भाग 4 के का यानी कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 के का के अंतर्गत किया जाता है। ये क्या है, ये का लगा है, यानी कि कहीं ना कहीं संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो क्या होता है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इंदिरा गांधी द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भाग 4 के का को जोड़ा गया। क्या, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया। ये जो संविधान का भाग 4 का है वह सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं संविधान के भाग 5 की। क्या, संविधान के भाग 5 की। भाग 5 में यूनियन यानी कि संघ लिखा हुआ है। क्या, यूनियन यानी कि संघ। यूनियन, भाग 5 में यूनियन यानी कि संघ के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें केंद्र के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। जो भाग 5 है इसे केंद्र का संविधान भी कहते हैं। क्या, भाग 5 को केंद्र का संविधान कहा जाता है। भाग 5 को केंद्र का संविधान कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो केंद्र के लोग होते हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि का उल्लेख मिलता है। और ये जो भाग 5 यानी कि यूनियन यानी कि जो संघ का उल्लेख है वह भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से 151 के मध्य है। कहाँ से कहाँ तक, भाग 5 का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से 151 के मध्य किया गया है। क्या, भाग 5 यूनियन यानी कि संघ यानी कि केंद्र के जो प्रावधान हैं वह दिए गए हैं। भाग 5 को क्या कहते हैं, केंद्र का संविधान कहते हैं। और भाग 5 यानी यूनियन यानी जो संघ का उल्लेख मिलता है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 151 के मध्य मिलता है। चलिए अगली बात करते हैं हम भाग 6 की। भाग 6 में क्या उल्लेख किया गया है, तो भाग 6 में स्टेट यानी कि राज्य के बारे में लिखा हुआ है। भाग 6 में स्टेट यानी कि राज्य लिखा हुआ है। इसमें राज्य के बारे में प्रावधान है। और भाग 6 यानी कि स्टेट यानी कि राज्य के बारे में प्रावधान है। और भाग 6 को राज्य का संविधान कहा जाता है। क्या, भाग 6 को राज्य का संविधान, भाग 6 को राज्य का संविधान कहा जाता है। भाग 6 जो है उसे राज्य का संविधान कहा जाता है।
और भाग 6 का जो उल्लेख मिलता है, भाग 6 का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 152 से 237 के मध्य मिलता है। कहाँ से कहाँ तक? संविधान में जो इसका उल्लेख मिलता है वह अनुच्छेद 152 से 237 के मध्य इसका उल्लेख मिलता है। भाग 6 स्टेट यानी कि राज्य का, इसमें राज्य के बारे में प्रावधान दिए होते हैं, जैसे कि राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा आदि का जो उल्लेख मिलता है, जैसे उच्च न्यायालय आदि का जो उल्लेख किया गया है वह किसमें किया गया? संविधान के भाग 6 में किया गया। चलिए अगली यदि बात करें तो अगला जो भाग आता है वह आता है भाग 7। भाग 7 का जो उल्लेख है, भाग 7 का जो उल्लेख था, वर्तमान में भाग 7 खत्म कर दिया गया है, और भाग 7 का जो उल्लेख हुआ करता था वह संविधान के अनुच्छेद 238 में हुआ करता था। कहाँ पर? संविधान के अनुच्छेद 238 में भाग 7 का उल्लेख था। लेकिन क्या हुआ? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में इसे क्या किया? समाप्त कर दिया गया। कब? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में समाप्त कर दिया गया। क्या हुआ? ये जो संविधान का भाग 7 था उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 238 में किया गया था। लेकिन क्या हुआ? जब 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ तो क्या हुआ? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में भाग 7 को खत्म कर दिया गया। आप लोग याद रख सकते हैं, भाग 7 और 7वें संविधान संशोधन से खत्म हुआ। तो क्या? भाग 7 अनुच्छेद 238 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से इसे समाप्त कर दिया गया। इसमें मुख्यतः यदि हम देखें तो प्रावधान हुआ करता था राज्यों के बारे में। पहले क्या था? ABCD करके 4 प्रकार से राज्य विभक्त थे और उसे संविधान के भाग 4 में सम्मिलित किया गया था। अब ये आगे यदि हम बात करें तो अगला जो भाग आता है वह आता है भाग 8। भाग 8 के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो भाग 8 में केंद्र शासित राज्यों के बारे में बताया गया है। किसके? केंद्र शासित राज्यों की चर्चा की गई है। भाग 8 में केंद्र शासित राज्यों की चर्चा की गई है। भाग 8 में केंद्र शासित राज्य की चर्चा की गई है, जो कि मुख्यतः संविधान के अनुच्छेद 239 से 242 के मध्य की गई है। कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 239 से 242 के मध्य भाग 8 यानी कि केंद्र शासित राज्य के बारे में चर्चा की गई है। अब हम लोग बात करते हैं संविधान के भाग 9 की। इसकी भाग 9, संविधान के भाग 9 में क्या लिखा हुआ है? तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? पंचायती राज व्यवस्था। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 243A से 243 ओ के मध्य मिलता है। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243A से 243 ओ के मध्य मिलता है। यदि हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन हैं? यदि हम बात करें भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन हैं, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जनक लॉर्ड रिपन हैं। क्या? भारत में पंचायती
राज व्यवस्था के भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जनक भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जनक लॉर्ड रिपन हैं। यदि हम बात करें भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई, तो क्या हुआ, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई। यदि हम बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई, तो भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। क्या, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई। और यदि हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था, तो क्या हुआ, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है, जहां पर 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। क्या हो जाता है, दूसरा राज्य कौन सा है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अब यदि हम बात करें पूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो पूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। क्या, पूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। क्या हुआ, सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था तो लागू की गई, लेकिन जो राजस्थान ने लागू की तो केवल और केवल नागौर जिले में लागू की गई थी। केवल और केवल नागौर जिले में सबसे पहले राजस्थान ने पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी, लेकिन सबसे पहले पूरे प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की वह आंध्र प्रदेश ने की थी। तो इसलिए यदि आता है पूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो पूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश हुआ। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं संविधान के भाग 9A और 9B के बारे में। हम लोग बात करते हैं संविधान के भाग 9 और भाग 9B के बारे में। तो क्या है, भाग 9A और भाग 9B, 9A और 9B। तो संविधान का जो भाग 9A है, संविधान के भाग 9A में नगर पालिका के बारे में उल्लेख किया गया है। किसका, नगर पालिका। और वहीं यदि हम बात करते हैं संविधान के भाग 9B की, तो संविधान के भाग 9B में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। किसका, सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। और यदि हम बात करें संविधान के भाग 9 और संविधान के भाग 9B, संविधान के भाग 9A और संविधान के भाग 9B का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां से कहां तक किया गया है, तो इसका उल्लेख जो मिलता है वह भारतीय संविधान में
अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक मिलता है। कहाँ तक? 243 पी से 243 जेड जी तक इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन ये देखा गया कि 9A और 9B ये जरूर कहीं ना कहीं संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। तो क्या हुआ, इसको यदि हम देखें तो इन दोनों को क्या हुआ, 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इन दोनों को जोड़ा गया तथा 1993 से ये कार्य करना शुरू कर देती है। अगली यदि हम बात करते हैं तो अगली जो बात आती है वो आती है भाग 10। भाग 10 में किसका उल्लेख किया गया है? तो संविधान के भाग 10 में जो उल्लिखित है वह अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में उल्लेख किया गया है। किसका? अनुसूचित जाति और जनजाति। अनुसूचित जाति और जनजातियों का जो उल्लेख मिलता है वह संविधान के भाग 10 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति का उल्लेख मिलता है। संविधान के भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति का उल्लेख मिलता है, जो कि भारतीय संविधान में मुख्यतः अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244A के मध्य वर्णित है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244A के मध्य जो उल्लेख किया गया है वह अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि संविधान के भाग 10 का जो उल्लेख मिलता है वह कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244A के मध्य संविधान के भाग 10 का उल्लेख किया गया है। भाग 11 का उल्लेख करते हैं। चलिए भाग 11 में क्या लिखा हुआ है? भाग 11 संविधान का भाग 11 पढ़ते हैं। तो संविधान के भाग 11 में संघ और राज्य के मध्य संबंध के बारे में बताया गया है। क्या? संघ और राज्य के मध्य संघ और राज्य के मध्य संबंध का उल्लेख कहाँ किया गया? तो भाग 11 में किया गया। और भाग 11 का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो भाग 11 का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य किया गया है। 245 से 263 के मध्य संघ और राज्य के संबंध के बारे में चर्चा की गई है। अगली यदि बात करें तो अगला भाग जो आता है वह आता है भाग 12। भाग 12 में क्या लिखा हुआ है? भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में उल्लेख किया गया है। तो क्या है भाग 12 में? भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं तथा वाद। वित्त, संपत्ति, संविदाएं तथा वाद का उल्लेख संविधान के भाग 12 में किया गया है। यदि बात करें संविधान के भाग 12 का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? यदि हम बात करें भाग 12 का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो भाग 12 का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 264 से 300A के मध्य मिलता है। तो क्या है? संविधान के अनुच्छेद 264 से 300 के मध्य 300A के मध्य जो उल्लेख किया गया है वह भाग 12 का किया गया है, यानी कि वित्त, संपत्ति और संविदाओं का उल्लेख किया गया है। अगली यदि हम बात करते हैं तो अगला जो भाग आता है वह आता है भाग 13। और भाग 13 में जो बात की गई है, भाग 13 में बात की गई है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। क्या? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। अनुच्छेद
13 जो कहता है वह कहता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात करता है। यदि हम बात करें भाग 13 का उल्लेख संविधान में कहाँ पर किया गया है या किन अनुच्छेदों में किया गया है, तो भाग 13 यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का जो उल्लेख मिलता है वह भारतीय संविधान में अनुच्छेद 301 से 307 के मध्य मिलता है। अगली बात करते हैं तो अगली जो बात आती है वह आती है संविधान के भाग 14 की। क्या? संविधान के भाग 14 की बात आती है। भाग 14 की बात करते हैं। संविधान के भाग 14 में क्या लिखा हुआ है, तो संविधान का भाग 14 कहता है संघ राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ राज्यों के अधीन सेवाएं। संविधान का जो भाग 14 कहता है, तो भाग 14 में लिखा गया है संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि यूपीएससी और यूपीपीएससी की जो चर्चा की गई है वह भाग 14 के अंतर्गत की गई है। क्या? यूपीएससी और यूपीपीएससी की जो चर्चा की गई है वह संविधान के भाग 14 के अंतर्गत की गई है। और भाग 14 का यदि हम देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से 323 के मध्य भाग 14 में लिखे प्रावधानों पर चर्चा की गई है। क्या? अनुच्छेद 308 से 323 के मध्य भाग 14 में लिखे प्रावधानों यानी कि संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं की चर्चा की गई है। वहीं यदि हम बात करते हैं भाग 14 के ए की। क्या? भाग 14 के ए की। क्या? भाग 14 ए। भाग 14 ए जो है, भाग 14 ए में लिखा हुआ है संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। क्या? भाग 14 में लिखा हुआ है संघ के लिए संघ लोक सेवा, संघ के लिए संघ लोक सेवा तथा राज्य के लिए राज्य लोक सेवा। भाग 14 में जो लिखा है वह लिखा है संघ के लिए संघ लोक सेवा तथा राज्य के लिए राज्य लोक सेवा। और वहीं क्या होता है अनुच्छेद 315 के बी में, अनुच्छेद 315 के बी में, अनुच्छेद 15 का जो बी कहता है वह कहता है 2 से अधिक राज्यों के कहने पर केंद्र सरकार 315 बी के तहत संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 बी है वह कहता है, क्या कहता है, 2 से अधिक राज्यों के कहने पर, 2 से अधिक राज्यों के कहने पर क्या केंद्र सरकार जो है वह अनुच्छेद 315 बी के तहत संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। तो चलिए ये बात हो गई यहाँ तक की। यदि हम बात करते हैं आगे, तो अगली हम बात करेंगे किसकी? भाग 15 की। भाग 15 में क्या है? भाग 15 में निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। भाग 15 में निर्वाचन का प्रावधान किया गया है, यानी चुनाव के जो प्रावधान हैं वह भाग 15 में उल्लिखित हैं। और भाग 15 का जो उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है वह अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य मिलता है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 के मध्य जो प्रावधान है वह निर्वाचन का प्रावधान है, यानी कि भाग 15 में लिखे निर्वाचन का जो प्रावधान मिलता है वह संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य मिलता है। अगली यदि हम बात करें तो अगला जो भाग आ जाता है वह आता है भाग 16। भाग 16 में किसकी चर्चा? भाग 16 में लिखा हुआ है,
भाग 16 में लिखा है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। क्या? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 16 में जो लिखा हुआ है, भाग 16 में लिखा है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, और इसका जो प्रावधान है, भाग 16 का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 के मध्य मिलता है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 के मध्य कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी कि जो भाग 16 है, भाग 16 की जो चर्चा की गई है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 के मध्य की गई है। यदि हम बात करें, इसमें कहा गया कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होता है? SC, ST, OBC तथा एग्लो इंडियन के बारे में प्रावधान किया गया है। किसके बारे में? SC, ST, OBC तथा एग्लो इंडियन के बारे में प्रावधान है। किसके बारे में? SC, ST, OBC तथा एग्लो इंडियन के बारे में प्रावधान है। अगली यदि हम बात करें तो क्या होता है, भाग 16 में ही या भाग 16 के अंतर्गत ही क्या होता है, अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाता है। और वहीं अनुच्छेद 338 के का के तहत, अनुच्छेद 338 के का के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कर दिया जाता है। तो चलिए अगली यदि हम बात करें तो क्या होता है, अनुच्छेद 340 के तहत, अनुच्छेद 340 के तहत अन्य पिछड़ा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं भाग 17। भाग 17 में क्या लिखा हुआ है, भाग 17 में क्या प्रावधान किया गया है? तो संविधान का जो भाग 17 है, संविधान के भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है, जो कि मुख्यतः अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य है। कहां से कहां तक? जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य है। अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य संविधान के भाग 17 में किसका उल्लेख है? राजभाषा का उल्लेख है, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य उल्लेखित है। यदि हम बात करें तो जो हमारा अनुच्छेद 343 है, अनुच्छेद 343, तो अनुच्छेद 343 कहता है संघ की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी। क्या? संघ की राजभाषा हिंदी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी। क्या? संविधान का जो अनुच्छेद 343 है, अनुच्छेद 343 कहता है संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। वहीं यदि हम लोग बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 345 की, तो संविधान का अनुच्छेद 345 कहता है कि 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से 2 या 2 से अधिक भाषाओं को कोई भी राज्य अपनी राजकीय भाषा घोषित कर सकता है। और वहीं यदि हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 344 की, तो संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है। यदि हम बात करें
प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो 1955 ईस्वी में पहले राजभाषा आयोग का गठन किया गया और जिसके अध्यक्ष बीजी खरे हुए। तो क्या है? 1955 ईस्वी में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष बीजी खरे हुए। बीजी खरे यानी बाल गंगाधर खरे, जिसके अध्यक्ष बीजी खरे हुए। क्या है? 1955 ईस्वी में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष बीजी खरे हुए। तो चलिए ये बात हो गई यहाँ तक की। अब भाग 18। तो भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख मिलता है। किसका? आपातकाल का उल्लेख मिलता है। आपातकाल जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 के मध्य मिलता है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य। यदि हम बात करें भाग 18 का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां से कहां तक किया गया है, तो अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360। या बात करें आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान में किन किन अनुच्छेदों में है, तो अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। अब यदि बात करें भारत में, तो भारत में 3 तरह के आपातकाल लगते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में 3 तरह के आपातकाल लगते हैं। पहला वित्तीय आपातकाल, और दूसरा जब क्या होता है, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और वहीं तीसरा जो आपातकाल लगता है वह लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। तो इस प्रकार भारत में 3 तरह के आपातकालों का प्रावधान है। यदि हम बात करें आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की, तो भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है। क्या? यदि हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल, तो भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है। पहले यदि बात करते हैं तो कब? 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान। पहले यदि बात करते हैं तो पहली बात आती है 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान क्या हुआ? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। और वहीं जो दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया वह 1971 ईस्वी के भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के युद्ध के दौरान घोषित किया गया था। कहां का युद्ध हुआ था? 1971 में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। कब, क्यों किया गया? इस समय क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान तथा बांग्लादेश का युद्ध हुआ था और इसी दौरान क्या हुआ? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। तो क्या पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल 1971 भारत, पाक तथा बांग्लादेश के युद्ध के दौरान। और वहीं यदि हम बात करते हैं, यदि बात करें तीसरी बार आपातकाल कब घोषित किया गया, तो 1975 में अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी सरकार द्वारा क्या राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो क्या हो जाता है? 1975 में अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी सरकार द्वारा तो भारत में अभी तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है। पहला 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान,
दूसरा 1971 के भारत पाक तथा बांग्लादेश युद्ध के दौरान, और तीसरा 1975 में अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया था, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। वहीं यदि हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की, तो भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। क्या भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा। क्या भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। ये बात हो गई भाग 18 की। अब हम लोग बात करें यदि भाग 18 में जो हमारा वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है, तो क्या है वित्तीय आपातकाल, जो वित्तीय आपातकाल तो वित्तीय आपातकाल जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, अमेरिका। वित्तीय आपातकाल अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और वहीं यदि हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया है। यदि हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ से लिया गया, तो राष्ट्रीय आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से, राष्ट्रीय आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और वहीं यदि हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की, किसकी, राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है तो वह क्या है, कनाडा के संविधान से प्रभावित है। कहाँ से, कनाडा के संविधान से प्रभावित है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान कनाडा के संविधान से प्रभावित है। तो ये है भाग 18। अब हम लोग बात करते हैं भाग 19 की। भाग 19 में प्रकीर्ण लिखा हुआ है। क्या, प्रकीर्ण। भाग 19 में प्रकीर्ण लिखा हुआ है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 361 से 367 के मध्य किया गया है। कहाँ से कहाँ तक, 361 से 367 के मध्य संविधान के भाग 19 यानी कि प्रकीर्ण का उल्लेख किया गया है। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके आगे पढ़ते हैं भाग 20। भाग 20 इम्पोर्टेंट हो जाता है। भाग 20, चलिए बात करते हैं हम लोग भाग 20 की। भाग 20 तो भाग 20 में किसका उल्लेख है, तो भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। किसका, संविधान संशोधन। इसका जो उल्लेख संविधान में मिलता है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में उल्लेख किया गया है। और 368 में कहा गया है भारतीय संविधान के संशोधन की जो शक्ति है वह संसद में निहित है। तो ये हो गया भाग 20। और भारतीय संविधान में संशोधन की बात करें तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। पहला साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से, और तीसरा विशेष बहुमत प्लस 50% से अधिक राज्यों की सहमति से। ये 3 प्रकार हैं जिस तरह से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं आगे भाग 21 की। किसकी, भाग 21। तो भाग 21 में क्या प्रावधान दिया गया है, तो भाग 21 कहता है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। क्या, भाग 21 कहता है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों की जो चर्चा की गई
वह संविधान के भाग 21 में की गई, जो कि भारतीय संविधान में मुख्यतः 369 से 392 के मध्य वर्णित है। तो अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392 के मध्य किसका उल्लेख किया गया है? तो भाग 21 के प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 369 से 392 के मध्य किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। आगे हम बात करते हैं संविधान के भाग 22 की। भाग 22। तो संविधान का भाग 22 क्या कहता है? संविधान का भाग 22 कहता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। क्या? संविधान का जो भाग 22 है वह कहता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। तो संविधान का अनुच्छेद 22 में क्या लिखा हुआ है? तो संविधान के अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। और इसका जो उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है वह इसका जो उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है वह अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 के मध्य मिलता है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 के मध्य किसका उल्लेख मिला? तो संविधान के भाग 22 में उल्लेखित प्रावधान संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ का उल्लेख अनुच्छेद 393 से 395 के मध्य किया गया है। यदि हम बात करें जो भारतीय संविधान का नाम रखा गया, भारतीय संविधान का नामकरण किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया है? तो इसी अनुच्छेद में 22वें अनुच्छेद में भारतीय संविधान का नामकरण किया गया है। क्या? इसमें भारतीय संविधान का नामकरण किया गया है। क्या? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ 22 भाग में उल्लिखित हैं। और जब संक्षिप्त नामों की चर्चा की गई तो भारतीय संविधान का जो नामकरण किया गया वह 22वें भाग के अनुसार किया गया है। और इसका जो उल्लेख मिलता है वह अनुच्छेद 393 से 395 के मध्य मिलता है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।